अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत गहरा टॉपिक है। यानी मैं इसमें से सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। यानी रूटीन इस पे बच्चे और प्रोफेशनल्स पूछ रहे होते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल बुक्स एंड कंसोलिडेटेड बुक्स, यानी पेरेंट कंपनी की एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और एक कंसोलिडेटेड होती है। तो कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में कुछ और होता है, जबकि कंसोलिडेटेड बुक्स में कुछ और होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। नंबर वन, पी कंपनी रेंट्स इट्स बिल्डिंग टू एस कंपनी। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है। तो अगर अकेले पेरेंट कंपनी को देखें इंडिविजुअली, तो पेरेंट कंपनी उस बिल्डिंग से रेंटल इनकम जनरेट कर रही है। तो पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में जनाब IS 40 अप्लाई होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ग्रुप के नुक्ता नज़र से देखें, क्योंकि हम बच्चों को हमेशा ये पढ़ाते हैं कि जब हम ग्रुप अकाउंट, जब हेडिंग आ गई ग्रुप अकाउंट्स, तो पूरा ग्रुप एक जिसमें वाहिद ट्रीट होता है। तो अगर ग्रुप अकाउंट्स के नज़र से देखें तो पेरेंट कंपनी ने अपनी बिल्डिंग जब एस कंपनी को दी हुई है तो विद इन द ग्रुप यूज हो रही है, विद इन द ग्रुप यूज हो रही है। तो अब ग्रुप अकाउंट्स में उसमें IS 16 अप्लाई होगा। हाँ, यहाँ ये बात भी याद रहे, बेसिक बात है कि जब ऑब्वियस सी बात है पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को रेंट पे दी हुई है, तो एक इदारे में रेंटल इनकम आ रही होगी, दूसरे इदारे में रेंटल एक्सपेंस आ रहा होगा। तो इनकम स्टेटमेंट में आपस की ये चीज़ें भी कट आ जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर एक दूसरे को लोन दिया हुआ है, इसी तरह रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंस, ये सब कट आ जाता है। सेकंड एग्जांपल, ये जो सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना, ये हमारे जो SBR का पुराना वर्जन होता था P2, उसमें 2005 में एक जे के नाम से एक सवाल आया था। उसमें ये एग्जामिनर ने टेस्ट की थी कि पेरेंट कंपनी ने ईयर एंड से पहले ये पक्का कमिटमेंट कर लिया, डन डिसाइड हो गया है कि वो अपना एक प्लांट एस कंपनी को ईयर एंड के बाद बेच देगी। तो इसका मतलब पेरेंट कंपनी कमिटेड है एवरीथिंग कि ईयर एंड के कुछ अरसे बाद एक प्लांट बेचेगी। तो पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में IFRS 5 अप्लाई होगा, हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि पेरेंट कंपनी रेडी है। और जब IFRS 5 अप्लाई होगा तो पेरेंट कंपनी ने उसको नॉन करंट से करंट में भी क्लासीफाई कर दिया है। उसकी डेप्रिसिएशन भी जिस दिन से हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया वहां उस दिन से भी रोक दी है। और हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते वक्त वो लोअर ऑफ की जो पूरी कहानी होती है और इंपेयरमेंट वगैरह वो सब बुक कर दी है। लेकिन अब जरा अगर आप ग्रुप के नुक्ता नज़र से देखें तो पेरेंट कंपनी ने किसको प्रॉमिस किया बेचेगी? एस कंपनी को। तो अगर ग्रुप के नुक्ता नज़र से देखें तो ये अंदर ही अंदर बिक रही है, बाहर थोड़ी बिक रही है। यानी IFRS 5 कहता है आप किसी थर्ड पार्टी को बेचो, अपने आप को थोड़ी बेचना है आपने। तो इन कंसोलिडेटेड बुक्स की जब बात आएगी ना, तो वहां IFRS 5 नहीं बल्कि IS 16 ही अप्लाई होगा, क्योंकि ये एसेट ग्रुप के अंदर ही है और ग्रुप के अंदर ही यूज हो रहा है। अब जरा इस पे इल्मी मसला सुने। इंडिविजुअल बुक्स में आपने क्या कर दिया है? नॉन करंट से करंट कर दिया है। जब कंसोलिडेटेड बुक्स पाएंगे तो दोबारा करंट से नॉन करंट करेंगे, एक काम। दूसरा काम, इंडिविजुअल बुक्स में आपने उसकी इंपेयरमेंट भी एक बुक कर दी होगी लोअर ऑफ के चक्कर में IFRS 5 वाला, उसको भी रिवर्स करनी है। तीसरा काम, इंडिविजुअल बुक्स में एक सर्टेन पॉइंट पे आके जिस दिन से आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया होगा, लेटेस्ट से ईयर का मिड, तो उस दिन से लेके आपने एक बहुत सारी डेप्रिसिएशन भी बुक नहीं की होगी, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में उसकी वो डेप्रिसिएशन भी बुक होगी। आइए तीसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये बड़ी टेक्निकल एग्जांपल है। पी कंपनी एग्रीड टू बाय मटेरियल फ्रॉम एस कंपनी एट फिक्स रेट। दिस इज अबाउट हेज अकाउंटिंग। आप हेज अकाउंटिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि जब हेज अकाउंटिंग आप स्टार्ट करते हैं तो ऑडिटर, आप हेज अकाउंटिंग की कुछ शराइत है, कुछ कंडीशन है जो आपको मीट करनी होती, तभी ऑडिटर आपको अलाउ करता है। तो उसमें से एक बहुत मेजर कंडीशन ये है कि आपको वो पूछता है भाई तुम्हारा रिस्क क्या है, यानी तुम्हारी हेज्ड आइटम क्या है। ऑडिटर पूछता है भाई क्या रिस्क है। आप बताते हो कि हाँ भाई मैं ऑयल का धंधा करता हूँ, ऑयल का काम करता हूँ, मैं PSO का मालिक हूँ, मैं शेल का मालिक हूँ, तो ऑयल की इन्वेंटोरी पड़ी है और प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, तो मेरा रिस्क है। तो आपको पहली चीज़ ये प्रूफ करनी होती है व्हाट इज़ माई रिस्क। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल और तरीके से भी बन सकती है, मैं इस तरह बना के दे रहा हूँ, और भी इसके अंदर प्लस माइनस होते हैं, ऑब्वियसली टेक्निकल टॉपिक है। लेट अस से पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी से बोला कि हम आपसे एक फ्यूचर डेट पर इतने हजार केजी चीनी, शुगर या कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे एक फिक्स रेट पे, 100 रुपए के रेट पे हम खरीद लेंगे। तो अभी से हमने फिक्स रेट का एग्रीमेंट कर लिया। अगर बाद में रेट 120 हो गया तो पेरेंट कंपनी जीत जाएगी, यानी पेरेंट कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा और एस कंपनी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 100 की चीज 120 की हो गई और पेरेंट कंपनी ने 100 पे बुक कराई हुई है, तो पेरेंट कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा और एस कंपनी को नुकसान हो जाएगा। या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसका मतलब अगर गौर करें तो दोनों इदारों की इंडिविजुअल बुक्स में रिस्क मौजूद है। दोनों इदारों की इंडिविजुअल बुक्स में रिस्क मौजूद है, एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन अगर हम कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फैमिली की बुक्स में कोई रिस्क नहीं है। तो यहां ये ICW की एक बुक में पूरा ये मसला लिखा हुआ था, जो उनकी 1300 पेजेस की बुक्स है ना, कि इंडिविजुअल बुक्स में जब रिस्क मौजूद है तो इंडिविजुअल बुक्स हेज अकाउंटिंग के लिए क्वालिफाई करेंगी, लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स नहीं क्वालिफाई करेंगी। मैं यहां बच्चों को एक एग्जांपल देके बात समझाता हूं। मेरे जो बड़े भाई हैं सुभान मिर्चा वाला, लेटेस्ट से मैं और सुभान भाई बैठ के टीवी देख रहे हैं।
और पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, मैंने पाकिस्तान की जीत पे पैसे लगा, उनसे शर्त लगाई और उन्होंने इंडिया की जीत पे लगा दी, जरा सुनिएगा। तो अब इंडिविजुअली एक भाई हार जाएगा, एक जीत जाएगा, हमारी इंडिविजुअल बुक्स में रिस्क है, लेकिन फैमिली को बुक्स में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर पैसा घूम जाएगा। तो फैमिली की बुक्स में कंसोल वो हेज अकाउंटिंग अलाउड नहीं है। एक आखिरी एग्जांपल और देता हूँ छोटी सी लर्निंग के लिए। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, पेरेंट कंपनी ऑब्वियस सी बात है जब एस कंपनी को चलता हुआ खरीदती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको इंडिविजुअल बुक्स में 3 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लें, आप चाहें तो फेयर वैल्यू वाला ऑप्शन जो IFRS 9 का है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला ऑप्शन, या आप चाहें तो इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई कर लें जो एसोसिएट वाली होती है। तो इंडिविजुअल बुक्स में इन तीनों की इजाजत मौजूद है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के लिए। लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड बुक्स पे आते हैं तो उसको कैंसिल आउट करके फिर आप कंप्लीट एडिंग टुगेदर करते हैं, सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आएंगी। अगर फायदा हुआ है तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।